दोस्तों, देश के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि मोदी के अपने एक्सपर्ट्स मोदी सरकार की कलई खोल रहे हैं। 12 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मोदी के जो आर्थिक सलाहकार थे, जिन्हें मोदी भक्त कहा जाता है, वो बता रहे हैं कि देश आर्थिक संकट में फंसता चला जा रहा है और मोदी सरकार फेल है। कौन कह रहा है? मोदी के सलाहकार, जिन्हें मोदी भक्त कहा जाता है। उधर इस महंगाई और बेरोजगारी के बीच देश का जो युवा है वो नौकरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर सड़कों पर है और जगह जगह आप युवाओं का गुस्सा देख सकते हैं। अब दोस्तों, जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं, बल्कि बेकाबू होते चले जा रहे हैं, और वो सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पर नहीं है, आर्थिक मोर्चे पर नहीं है, ना सिर्फ विदेशी मोर्चे पर है, अंदर के भी हालात हैं। कहीं पर बिजली नहीं आ रही तो लोग सड़कों पर हैं, कहीं पर पेपर लीक हो रहा है तो तोड़फोड़ हो रही है, कहीं पर महंगाई है तो जुलूस निकल रहे हैं। और खासकर डबल इंजन प्रदेशों में हालात और ज़्यादा संकटग्रस्त हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खलबली है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इसलिए खलबली है क्योंकि जो सारी सत्ता है उसका केंद्रीयकरण वो मुट्ठी में है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। मोदी भी प्रेशर में है, प्रधान सेवक प्रेशर में, और ऐसा कहा जा रहा है जल्दी ही मंत्रिमंडल में रिशफल होने जा रहा है, फेरबदल होने जा रही है। कई मंत्री निशाने पर हैं। सबसे ऊपर तो यही साहब हैं, धर्मेंद्र प्रधान। पेपर लीक हो रहे हैं, हर तरह के आप कह सकते हैं जितने भी धांधली घपले आप सोच सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो सीबीएसई की धांधली हो या जो एसएससी का इम्तिहान हुआ जिसमें भर्तियां होती हैं बीएसएफ सीआरपीएफ में जवानों की, उसमें जो घपले सामने आ रहे हैं, धांधलियां सामने आ रही हैं, निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान ने। ना सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के निशाने पर, ना सिर्फ राहुल गांधी के निशाने पर, चौराहे चौराहे पर युवाओं की भीड़ इकट्ठी हो रही है। एक ही नाम है, धर्मेंद्र प्रधान। कुर्बानी हो सकती है इनकी, बलि चढ़ सकती है। निर्मला सीतारमण कहने को बहुत ही मोदी जी की विश्वसनीय है, जो भी कागज़ पीएमओ से जाता है उस पर साइन कर देती हैं, लेकिन डिलीवरी नहीं है। और हो सकता है इनका भी नंबर लगे। और हरदीप सिंह पुरी, एप्स्टीन से जो शोहरत मिली है वो तेल की आग ने उस शोहरत को और बढ़ा दिया इनकी, हरदीप सिंह पुरी का। इनका भी विकेट गिर सकता है। कई और लोग हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि खुद को बचाने के लिए दूसरे को कुर्बान करना, मातहत को कुर्बान करना, ये सियासत का दोस्तों बड़ा पुराना फार्मूला है और मोदी जी को इसमें महारत है। किसके सर पर ठीकरा फोड़ना है और कैसे बचकर निकलना है काजल की कोठरी से, मोदी जी जानते हैं। बहरहाल इस पर हम आगे बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे कि और किस किस का नंबर आ सकता है। लेकिन बड़ी खबर पर आने से पहले बात कर लेते हैं उन करीबी एक्सपर्ट्स की, उन मोदी भक्तों की जो मोदी के सलाहकार रहे, आर्थिक सलाहकार रहे और अब सरकार की कलई खोल रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर इन साहब की देखिए, अरविंद सुब्रमणी, जाने माने देश के अर्थशास्त्री। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो कुछ ही महीनों बाद, यानी अक्टूबर 2014 में, उस सुब्रमण्यम साहब को दिल्ली लाए और दिल्ली में उन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, भारत सरकार का चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, आप कह सकते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया सरकार का। अब मोदी भक्त तो ये रहे, लेकिन सुब्रमणी साहब का जो ज़मीर है जाग गया हालात देखकर। और वैसे भी इंटेलेक्चुअल ही होता है। और इन्होंने कहा, आज कहा इन्होंने एक अपने आर्टिकल में, कि जिस तरह से रुपया कमज़ोर हो रहा है और देश बड़ी मुसीबत में फंसता जा रहा है, वहाँ पर एक सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इस हालात के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? और सुब्रमणी साहब कहते हैं कि चाहे वो जो भी हो उसको हटाओ, उसको बदलो। अब एक और तस्वीर देखिए, इन साहब का नाम सुरजीत भल्ला है, देश के ये भी जाने माने अर्थशास्त्री, मोदी के बड़े करीबी। एक ऐसा दौर था जब मोदी की तारीफ करते थकते नहीं थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दुनिया की बड़ी संस्था IMF, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। कई मामलों में मोदी जी को सलाह देते थे। अब ये भी सच्चाई बोलने लगे हैं। और सच, मैंने कहा ना, इंटेलेक्चुअल एक लेवल पर आके सच बोलने लग जाता है, इसीलिए बुद्धिजीवी कहते हैं। और इन्होंने कहा है, इन्होंने एक आर्टिकल लिख के हंगामा खड़ा कर दिया। भल्ला साहब ने कहा कि बीजेपी इज विनिंग द इलेक्शन बट लूजिंग द इकोनॉमी, यानी चुनाव तो मोदी जी जीत रहे हैं लेकिन जो अर्थतंत्र है उसमें हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं।
सुनिए साहब, बल्ला साहब के वर्ड सुन लीजिए, हिंदी भी बोलते हैं। हर चीज में भाजपा सबसे ऊपर है, सारी इलेक्शन जीत रही है, मगर अगर इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, जीडीपी ग्रोथ देख लें, रुपी की वैल्यू देख लें, तो वो मेरे को लगता है लो पॉइंट पे है। दोस्तों, और भी अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जो मोदी के करीब थे, जो आज आलोचना कर रहे हैं, कलई खोल रहे हैं मोदी सरकार की। अगर मोदी के अपने अर्थशास्त्री जो उनके करीबी रहे, जिन्हें मोदी भक्त तक कहा गया, अगर वो कह रहे हैं कि इस सरकार ने देश को संकट में डाल दिया है, संकट में फंसा दिया है, भंवर में फंसा दिया है, और आने वाले समय में महंगाई का तूफान आ रहा है जो हमारी आपके घर की कमर तोड़ देगा, अगर सच्चाई ये है तो फिर मोदी और शाह भी समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है, ज़मीनी सच क्या है। और इस सच्चाई के जवाब में मोदी किसी ना किसी को कुर्बान तो करेंगे, किसी ना किसी के सर पर ठीकरा तो फोड़ेंगे। खुद बचना है तो किसी को तो गुनाहगार बनाना ही होगा, और शायद इसीलिए मंत्रिमंडल का रिशफल होगा और उसमें कई विकेट गिर सकते हैं। मैंने अभिषेक कुमार जो सरकार पर नज़र रखते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं और कारण क्या है, और ये रिशफल, ये जो तलवार चलने वाली है, ये तलवार कब चलने जा रही है। अभिषेक, क्या ये बात सही है कि सरकार जो है इस वक्त प्रेशर में, मोदी शाह प्रेशर में, और हर तरफ से चौतरफा दबाव है, महंगाई का, पेपर लीक का, युवा सड़कों पर आ रहे हैं, जेनजी जो है, यंग जनरेशन, वो एक इनकलाब के आप कह सकते हैं मुद्रा में। क्या मोदी प्रेशर में हैं और कुछ विकेट गिर सकते हैं? अपने को बचाने के लिए मोदी अपने ही लोगों को कुर्बान कर सकते हैं? देखिए दीपक जी, नरेंद्र मोदी पिछले 25 सालों से लगभग सत्ता में है, गुजरात से दिल्ली तक, और इतना दबाव नरेंद्र मोदी ने इन 25 सालों में शायद ही कभी महसूस किया होगा जितने दबाव में अभी वो है। एक तरह का दबाव आदमी झेल सकता है, लेकिन उनकी सरकार की आर्थिक नीतियों ने और दूसरे मामलों ने जिस तरह से उन्हीं के ऊपर प्रेशर बना दिया है, चाहे वो नौजवानों की स्थिति हो, पेपर लीक को लेकर, किसानों की स्थिति हो, बेरोजगारी की स्थिति हो, अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, विदेश नीति की स्थिति हो, पर्यावरण की स्थिति हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई बार सरकार की किरकिरी की स्थितियां बन रही हो, इस परिस्थिति में कोई भी कप्तान अपनी टीम में जरूरी बदलाव करने पर विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। और आधा दर्जन मंत्रालय है ऐसे। जी, मैं आऊंगा, मैं मंत्रालयों पे भी आऊंगा, मोदी कब कर सकते हैं वो भी आपसे पूछूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ, चाहे हैदराबाद हो, मुंबई हो, या छोटे छोटे राज्य हो, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, या उड़ीसा है, यंगस्टर्स जो हैं, जो नौजवान हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, और उनका गुस्सा और एक पॉइंट प्रोग्राम है कि भाई किसी भी सूरत में धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। और कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है, जिसके तकरीबन 2.25 करोड़ मेंबर हैं, उनका भी यही कहना है, कॉकरोच पार्टी का भी, कि भाई हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हटे, यही हमारा जो है 1 पॉइंट प्रोग्राम है। राहुल गांधी ने भी कहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी आपको हिलती हुई दिख रही? क्या इनकी छुट्टी हो सकती है, भले ही वो लॉयलिस्ट हों मोदी के? देखिए, कितने भी बड़े लॉयलिस्ट हों, जब सरकार की खुद पर बन आती है, लोकप्रियता सवालों के घेरे में आ जाती है, तो फिर उस कितने भी बड़े सरकार के वफादार हो, उनकी बलि लेने से कोई भी सरकार चूकती नहीं है। और उसमें भी नरेंद्र मोदी की सरकार, कई मौकों पर देखा गया, एमजे अकबर जब सरकार की नाक का सवाल था तो उनकी बलि ली गई। आज की तारीख में धर्मेंद्र प्रधान को आप देखें, धर्मेंद्र प्रधान जब से शिक्षा मंत्रालय में आए हैं, तब से आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई मामला लगातार उनके खिलाफ चल रहा है, लगातार वो सवालों के घेरे में घिरते जा रहे हैं। अभी अब नीट का मामला चल ही रहा था, ताजा उदाहरण सीबीएसई को लेकर के भी सामने आ गया। तो इस तरह की जो स्थितियां बन रही है, और खासकर कॉकरोच जनता पार्टी वाले प्रयोग के दौर में, उस दौर में धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी अपनी साख को दांव पर लगा दे, ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। बड़ी बात कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। मोदी अपनी साख दांव पर नहीं लगाएगा। सेल्फ सेंटर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरे के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते, दूसरे का ब्लेम नहीं लेंगे, बल्कि भले उनका ब्लेम अपना खुद का क्यों ना हो, मोदी का दूसरे पर ब्लेम डालने में महारत हासिल है। मुझे बताइए कि निर्मला सीतारमण भी बहुत खास है मोदी जी की। लोग तो ऐसा कहते हैं कि बजट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बनता है और सिर्फ मोहर लग जाती है निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण को तो कुछ पता ही नहीं होता है। तो अर्थव्यवस्था के लिए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही दोषी है, लेकिन
पब्लिक से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपनी स्किन बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए क्या निर्मला सीतारमन की भी बलि चढ़ सकती है? क्योंकि भाई चाहे रुपया हो, चाहे इंपोर्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे कीमतें हो, महंगाई हो, सब कुछ अपनी हदें लांघ रहे हैं। निर्मला सीतारमन टारगेट है, हटा सकते हैं मोदी, भले लॉयल हो। निर्मला सीतारमन को कैबिनेट से हटाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। दीपक जी, ये हो सकता है कि निर्मला सीतारमन का विभाग बदल दिया जाए, ओहो, किसी दूसरे विभाग में भेज दिया जाए, क्योंकि वित्त मंत्रालय में आपने बिल्कुल सही कहा कि टॉप 4 के मंत्रालय हो या दूसरे मंत्रालय हो, सब कुछ यहाँ एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत, केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत इस सरकार में चलता है। लेकिन केंद्रीकृत व्यवस्था में क्रेडिट लेने की बारी आती है तो मोदी नाम केवलम होता है, लेकिन जब समस्या बढ़ने लगती है उस वक्त एक एस्केप गोट यानी बलि का बकरा की खोज शुरू हो जाती है। इस सरकार में भी यही होना है। आज की तारीख में सरकार सबसे ज्यादा किस मुद्दे पर घिरी है? नरेंद्र मोदी के पुराने ट्वीट और पुराने बयान क्यों निकाले जा रहे हैं? अच्छे दिन के वादे वाले ट्वीट और बयान क्यों निकालकर सोशल मीडिया में वायरल किए जा रहे हैं? अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ही मनमोहन सिंह सरकार को 2013-14 में घेरने का काम नरेंद्र मोदी ने किया था। अब वो खुद तो स्वीकारेंगे नहीं कि बजट हमारे यहाँ बनता है या हमारे इशारे पे सब कुछ हो रहा है तो हमें इस्तीफा देके चले जाए। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में निर्मला सीतारमन के सर पर ही ठीकरा फोड़ा जाएगा। ये बात तो साफ दिखाई दे रहा है। बड़ी बात है, आपने कहा कि उनको, उनकी कुर्सी जो है कैबिनेट से नहीं जाएगी, उनकी कुर्सी वित्त मंत्रालय से जा सकती है, यानी कहीं मोदी एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि कंप्लायंस करती हैं, आज्ञाकारी मंत्री हैं मोदी की, विश्वसनीय हैं, और कोई भी कागज मोदी पकड़ा देते, लोग ऐसा कहते हैं कि आंखें बंद करके उस पर हस्ताक्षर कर देती निर्मला सीतारमन। ये उनके बारे में कहा जाता है, इतनी लॉयल्टी की यह हद है। एक साहब और बच गए, हरदीप पुरी साहब। भाई ये तो फैक्ट है कि एप्स्टीन से वो कई बार मिले, और सरदार जी ने खुद मान लिया कि भाई हम मिले हैं उनसे, और उसके बाद छीछा लेदर भी बहुत हुई है। घूम फिर के जो कीचड़ उछाला जा रहा है मोदी पर एप्स्टीन को लेकर है। राहुल गांधी 10 में से कम 2 बार अपने भाषणों में एप्स्टीन का नाम जरूर लेते हैं, और सारा का सारा जो आप कह सकते हैं एप्स्टीन को लेकर जो सुई है शक की, वो हरदीप पुरी पर है। हरदीप पुरी जो इस वक्त बदनामी का सबब हैं मोदी के लिए, और फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं, तेल में भी आग लगी है उनके विभाग में। क्या हरदीप पुरी का विकेट गिर सकता है? क्योंकि हरदीप पुरी का विकेट गिरना तो पहले से तय माना जा रहा है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म होने के कगार पर है, शायद 3-4 महीने बचे हुए हैं उनके जी। तो राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ उनका मंत्रालय भी यदि आरसीपी सिंह की तरह खत्म हो जाए, जैसे उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो मंत्रालय भी राज्यसभा में रिपीट नहीं हुए, मंत्रालय चला गया, वो स्थिति उनके साथ बन रही है। और हरदीप पुरी ने चूंकि सरकार के ऊपर कहा जाता है कि कई सारे एहसान किए हैं मंत्री बनने के पहले, भाजपा के शीर्ष नेताओं के ऊपर कई सारे एहसान किए हैं, लिहाजा इस्तीफा तो नहीं मांगा जाएगा। उन्हें आरसीपी सिंह की तरह ही दोबारा टिकट न दिया जाए ताकि वो खुद इस्तीफा देकर के चले जाए, क्योंकि सरकार की बदनामी एक जगह नहीं हो रही है। एप्स्टीन का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी उसको मुद्दा बना रहे हैं, और एप्स्टीन के साथ साथ अभी जो मुद्दा बना हुआ है वो मुद्दा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, गैस, इनकी कीमतों में वृद्धि का है, और डिलीवरी नहीं दे पा रहे। इसी के इर्द गिर्द गोदी मीडिया तक को खबर चलाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हरदीप पुरी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भाई जरा अब अभिषेक भाई विदेश मंत्रालय की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि विश्व गुरु की बात हो रही थी कि भाई मोदी जी विश्व गुरु हैं, लेकिन हमने देखा कि इतनी ज़्यादा छीछा लेदर हमारे विदेश मंत्रालय को लेकर हुई है, जयशंकर को लेकर हुई, चाहे चाइना देख लीजिए, ईरान का मसला देख लीजिए, इजराइल का मसला देख लीजिए। ट्रंप ने तो मतलब इतनी गालियां दी, इतनी आलोचना करी कि मतलब हमें भी शर्म लगती है ट्रंप की भाषा को देखकर, जो मोदी जी के लिए बोलते हैं वो। और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप इसलिए बेहतर दे सकते हैं क्योंकि भाई आपके ग्रैंडफादर भी विदेश मंत्री थे, तो विदेश मंत्रालय को तो आप बचपन से जानते हो। मुझे बताओ कि जयशंकर टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? देखिए, जयशंकर विदेश मंत्रालय में विश्व गुरु की बात जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है विश्व चेला बनने लायक भी नहीं छोड़े, जबकि वो एक अच्छे विदेश सेवा के अधिकारी थे और उनसे उम्मीद थी कि वो एक अच्छा काम करेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में या किसी भी परिस्थिति में आप देखें कि विदेश मंत्रालय की सफलता भारत ही नहीं किसी भी देश में किस 2 पैरामीटर पर तय की जाती है। एक पैरामीटर यह कि पड़ोसियों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, और दूसरा पैरामीटर कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय साख कितनी ज्यादा है। और ये दोनों ही सवाल पर भारत का विदेश मंत्रालय घिरता नजर आ रहा है, यूं कहें पूरी तरह से विफल हो चुका है। छुट्टी करेंगे कि रखेंगे इनको?
मुझे नहीं लगता कि विदेश मंत्री को कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि आज की स्थिति में सरकार को जो बदनामी झेलनी पड़ रही है वो इन्हीं 4-5 मंत्रालय जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उनकी वजह से। और एक नाम शायद आप छोड़ रहे हैं, या मुझे लगता है अब आप लाएंगे, पर्यावरण मंत्री का भी है। भूपेंद्र कोर्ट में यादव सवाल उठे थे उन अरावली, पर। जी हाँ बेइज्जती जी। उनकी हुई। नहीं, मैंने मुझे लगा बहुत लंबी लिस्ट होती चली जाएगी। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि ये जो कुर्बानी है, ये जो बलि के बकरे हैं सब, ये बलि कब चढ़ेगी? मतलब मंत्रिमंडल का फेरबदल कब होगा? मतलब अगले हफ्ते, 10 दिन बाद? कोई इसका भी मोटा मोटी कोई तारीख तय हो रही है? देखिए, एक परिस्थिति यह है कि मोदी सरकार 26 मई यानी आज ही 12 साल पूरे कर चुकी है। एक तारीख ये है, और दूसरी तारीख है कि जो तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का शुरू हुआ वो 9 जून से शुरू हुआ। 9 जून को। जी। ओके। तो क्या 26 मई से 9 जून के बीच में एक संभावना बनती है कि नई नई टीम के साथ अगले 3 साल नरेंद्र मोदी निकाले, वो 9 जून के पहले संदेश दें? और एक दूसरी संभावना बनती है जो इस संभावना से ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, वो ये है कि इसके जुलाई महीने के जो आखिरी हफ्ते होते हैं, खासकर 20 जुलाई के बाद का वक्त, उसमें हर साल संसद का मॉनसून सेशन शुरू होता है। जी जी जी। और संसद का मॉनसून सत्र जब शुरू होता है, उस सत्र के दरमियान सरकार उससे अपने नए पहले मंत्रियों को, हाँ, उस सत्र के दरमियान नए मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन समझ गया। उसमें थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, थोड़ा डाउट लग रहा है, इसलिए क्योंकि जो नए मंत्री सरकार बनाएगी और संसद में उनको जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उस वक्त सरकार बेहतर आंकड़ों के साथ जाना चाहेगी। बेहतर आंकड़े इसलिए कि लेकिन अर्थव्यवस्था आपको के लग रहा है आंकड़े कि आज की तुलना में 9 थोड़े जून बेहतर के हैं। 9 जून को जब मोदी जी का 2024 तीसरा प्रधानमंत्री का 2 साल पूरे होंगे, तो मुझे लगता है तब तो काफ़ी खुशियां मनाएंगे। तो 9 जून के बाद आप कह रहे हैं कि 9 जून के बाद और 22-23 जुलाई के बीच में ऐसा कुछ हो जाए? ऐसा हो सकता है, ये भी, और इसको लंबा भी टाल सकते हैं? मॉनसून सत्र के आगे मंत्रिमंडल विस्तार जाएगा, यह मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि इस टीम के रहते अगर और स्थितियां और फजीहत बिगड़ती है, होगी। जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, तो सरकार की फजीहत और ज्यादा होगी। और फजीहत जो होगी। जेनजी मूवमेंट अभी 2.25 करोड़ की जनसंख्या पर दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में, कल को 12-15 करोड़ हो जाए तो समझ। सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, कई कई गर्दनें नप सकती हैं, और जाहिर तौर पर इतनी ज़्यादा बदनामी है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मोदी जी को खुद को बचाने के लिए, खुद की कुर्सी बचाने के लिए कई कुर्सियों को कुर्बान करना ही पड़ेगा। और 9 जून मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, शायद उसके बाद या फिर जो मॉनसून सत्र आ रहा है संसद का, उससे पहले कर सकते हैं। 15-20 दिन के अंदर ये रिशफल हो सकता है, और ये एक पहली बार एक्सेप्टेंस होगी मोदी की कि वो प्रेशर में हैं, और जिन मंत्रियों पे सबसे ज़्यादा आरोप हैं उन्हीं की वो छुट्टी करेंगी, कम से कम आगे का रास्ता कुछ कांटे वो किनारे कर सकें, साफ कर सकें। और मोदी जी ने हमेशा वही किया है, सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं। और जहाँ तक उनकी गणित है, जहाँ तक उनकी सियासत है, तो उसमें कोई अपना पराया नहीं हो सकता। मोदी की प्राथमिकता ही उनका जो है एजेंडा तय करती है। तो उसमें चाहे निर्मला सीतारमण हो, हरदीप पुरी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, जयशंकर हो, या और भी कई नेता हो, भले ही खास रहे हो मोदी के, मोदी ने खुद चुना हो, लेकिन अपनी कीमत पर मोदी जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच। अंदर की आपने तमाम जानकारियाँ दी। थैंक यू सो मच।